Very good morning to all. Welcome again with your next video, which is of scientific techniques by F.W. Taylor. We have already discussed about the principles of both the scholars, that is of Henry Fayol, who is commonly known as the father of management, and F.W. Taylor, who is known as the father of scientific management. He uses his own science to develop his principles, which we have already discussed in the last video. Now in this video we are going to discuss the scientific techniques. कुछ ऐसी techniques उसने बनाई है जिससे वो ये चाह रहा है कि जो काम है वो efficient हो, effective हो, बहुत जल्दी से हो जाए, जो हम हैं अपने टारगेट को easily अचीव कर पाएँ. तो इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं उसके कुछ टेक्निक्स which are given. First technique is functional foremanship. Second one is standardization and simplification of work. Third is work study. Work study is divided into 4 parts: fatigue, method, motion and time, which I am going to discuss in this video. Fourth one is differential piece-weight system, and the fifth one is mental revolution. Now coming with the first technique, which is functional foremanship. Functional foremanship में Taylor has discussed ये जो फैक्ट्री टेलर ने मेनली फोकस किया है फैक्ट्री वर्कर्स पे, फैक्ट्रीज पे, वर्कर्स पे, फैक्ट्री में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उन पे मेनली फोकस किया है. तो जो है टेलर है, उन्होंने फैक्ट्री मैनेजर को या फैक्ट्री वर्कर्स को, टेलर ने ये बोला है कि वो वर्कर्स को 8 पार्ट्स में डिवाइड करेगा. These 8 parts are given below. इनके एक फंक्शंस है which I am going to डिस्कस. तो जो फंक्शनल फोरमैनशिप है, जो फैक्ट्री वर्कर है जिस पे टेलर ने मेनली फोकस किया है, उसने फैक्ट्रीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्लानिंग डिपार्टमेंट में और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में. अब टेलर ने ये भी बोला है कि जो वर्कर्स हैं उन्हें केवल अपने काम पे फोकस करने दो. वर्कर का काम प्लानिंग करना नहीं है, क्योंकि अगर वर्कर्स प्लान करेंगे और प्लान करने के बाद काम करेंगे तो ये मैंने पहले ही बता दिया है कि जो फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, जो प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के, वो ये बोलते हैं कि अगर एक बंदा एक फील्ड में रहेगा तो वो स्पेशलाइज हो जाएगा. वर्कर्स अगर केवल अपने काम पे ध्यान देंगे, ना कि प्लानिंग पे ध्यान देंगे, तो काम इजीली हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे और वर्कर्स जो है वो अपने फील्ड में स्पेशलाइज रहेंगे. इससे मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम प्रोडक्शन हो पाएगा. तो फैक्ट्री मैनेजर को वर्कर्स ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. अब हर डिपार्टमेंट के 4 वर्कर्स हैं जिसके अलग अलग फंक्शंस हैं. प्लानिंग डिपार्टमेंट में देयर आर 4 वर्कर्स: डिसिप्लिनरियन, रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क एंड टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी 4 वर्कर्स हैं: स्पीड बॉस, इंस्पेक्टर, रिपेयर बॉस एंड गैंग बॉस. अब इनके फंक्शंस आई एम गोइंग टू टेल यू. स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से. टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, जैसे कि आपको नाम से दिख रहा है टाइम एंड कॉस्ट, ये क्लर्क ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टाइम, फॉर मेंटेनिंग द टाइम, कि कितने टाइम में हमें कितना काम करना है और कितने कॉस्ट में. ये वर्ड में ही दिया है, ये टाइम सेटअप करता है कि जो वर्कर्स हैं उनको इतने टाइम में ही अपने टारगेट को अचीव करना है और इतनी कॉस्ट में ही अचीव करना है. अगर इससे ज़्यादा आप कर रहे हो तो दैट विल बी नॉट यूजफुल फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन. So this clerk is responsible for setting up the time and cost of the production of the goods. Second is instruction card clerk. ये क्लर्क का काम क्या है? He is responsible for giving the general instructions. जैसे कि कौन सा रॉ मटेरियल कहाँ से आपको लेना है, कौन सी चीज़ कहाँ से उठानी है, तो ये जनरल इंस्ट्रक्शन. He is responsible for giving the general instruction to the employees. Third one is route clerk. Route यहाँ पे वर्ड रूट से ही पता चल रहा है. अब यहाँ पे हमें रास्ते तो है नहीं कि हमें रास्तों में जाना है. Here route means sequence, कि सीक्वेंस से काम होना है, पहले कौन सा काम होगा फिर उसके बाद कौन सा होगा. स्टेप बाय स्टेप जो काम होता है उसके इंस्ट्रक्शन देना, दैट इज गिवन बाय द रूट क्लर्क. नाउ कमिंग टू फोर्थ वन, डिसिप्लिनरियन. अब काम तो हो रहा है, टाइम और कॉस्ट भी पता चल रही है कि कितना हमें पैसा लगाना है, कितने टाइम में काम करना है, कौन इंस्ट्रक्शन देगा, जनरल इंस्ट्रक्शन, कौन सीक्वेंशियली हमें बताएगा कि काम पहले कौन सा काम करना है, पहले कौन से ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, उसके बाद किसको करना है. अब उसके बाद मेन रोल होता है डिसिप्लिन का, विच इज रिक्वायर्ड इन ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन एट ईच एंड एवरी प्लेस. तो ये होता है डिसिप्लिनरियन का काम.
he is responsible for maintaining the discipline, for maintaining the rules which are made by him only, जो कि ये खुद बनाता है, उसके बाद वो ये देखता है कि उसके डिसिप्लिन को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, तो इसका काम क्या होगा, he is responsible for maintaining the discipline. Now this is all about planning department. Moving forward to the production department. Production department में पहला है अपना स्पीड बॉस. नाम ही पता चल रहा है स्पीड. अब हमने इसमें ये पढ़ा था कि टाइम एंड कॉस्ट क्या था, टाइम को देखना है और कॉस्ट को देखना है. तो उस स्पीड से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है. वर्ड में दिया हुआ स्पीड. ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द, फॉर वॉचिंग द स्पीड, कि वो स्पीड से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है. अगर नहीं हो रहा है तो वो बार बार वो बताएगा कि इन क्लर्क्स को कि आप टाइम को और सेटअप और अच्छे से करके चलो, अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छे से इम्प्रूव करो, उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करो. अगर नहीं है तो आप एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर ट्रेनिंग दीजिए. तो इसका काम होता है ये. कमिंग टू सेकेंड वन, दैट इज इंस्पेक्टर. अब इंस्पेक्टर क्या, जैसे जनरली अगर हम इंस्पेक्टर की बात करें तो इंस्पेक्टर का काम क्या होता है, इंस्पेक्शन करना, गुड्स की क्वालिटी को इंस्पेक्शन करना. That is the role of inspector. The inspector is responsible for maintaining the quality standard of goods. Third is repair boss. Repair boss क्या होता है, word repair से ही पता चल रहा है. जैसे टूल्स की ज़रूरत होती है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो टूल्स वर्किंग कंडीशंस में हैं कि नहीं है, अगर नहीं है तो उनको वर्किंग कंडीशंस में लाना, उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है रिपेयर बॉस. एंड द लास्ट वन इज गैंग बॉस. गैंग बॉस क्या करता है, अगर रिसोर्सेज हमें कहाँ से मिल रहे हैं, रॉ मटेरियल हमें कहाँ से मिलेगा, कहाँ अवेलेबल होगा मार्केट में या किसी प्लेस पे, तो ये सब हमको बताता है गैंग बॉस. अब हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी 4 पढ़े हैं, 4 वर्कर्स पढ़े हैं, स्पीड बॉस, इंस्पेक्टर, रिपेयर बॉस एंड गैंग बॉस. ये सारे जो वर्कर्स हैं, these all are responsible for maintaining the efficiency of the work. For effectiveness of the work or for the efficiency of work, these all workers are being made by tailor. इससे क्या होगा, इससे उन लोगों ने ये बोला है कि ये अपनी खुद साइंटिफिक टेक्निक्स लगाएंगे वर्क में, तो इनका खुद भी डेवलपमेंट होगा. टेलर ने मेनली फोकस किया है साइंटिफिक, अपनी साइंस लगाओ, किसी के कहने पे हमें काम नहीं करना है, हमें अपनी साइंस लगानी है. तो दिस इज ऑल अबाउट फंक्शनल फॉर्मैनशिप. अगर आप इसको बुक से रीड करोगे यू विल गेट मोर क्लियर अबाउट दिस टॉपिक. कमिंग टू सेकेंड वन इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क. स्टैंडर्डाइजेशन, अब इसमें 2 वर्ड हैं, एक है स्टैंडर्डाइजेशन और एक है सिंप्लीफिकेशन. इन दोनों का मीनिंग क्या होता है. स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है हम जब गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमें उनका एक स्टैंडर्ड बना के चलना है. अब स्टैंडर्ड क्या मतलब क्या होता है, केवल क्वालिटी स्टैंडर्ड? नो, क्वालिटी स्टैंडर्ड तो होना ही चाहिए, साथ में टाइप स्टैंडर्ड, किस टाइप का गुड है, वेट स्टैंडर्ड, कि कुछ गुड्स ऐसे हैं जो ज़्यादा वेट के हैं, उनका जो सेल है वो मार्केट में नहीं हो रहा है, तो इस चीज़ को भी हमें फोकस करना है. जैसे फॉर एग्जांपल आपकी शू की फैक्ट्री है. अब शू की फैक्ट्री में कुछ शूज़ छोटे बन रहे हैं, कुछ बीच के साइज़ के बन रहे हैं, कुछ बड़े बन रहे हैं. अब पता चला कुछ शूज़ की साइज़ ऐसी हैं जिसका मार्केट में सेलिंग नहीं है, तो हम उन शूज़ की चीज़ों पे ध्यान न दे करके केवल हम अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करके चलें. सेकेंड इज सिंप्लीफिकेशन. सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, अननेसेसरी चीज़ों को हटाना, दैट इज सिंप्लीफिकेशन. सिंप्लीफाई करना यानी कि अननेसेसरी चीज़ों को हटाना इज नोन एज सिंप्लीफिकेशन. तो स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क इज क्लियर टू यू ऑल. आई होप यू ऑल विल स्टडी फ्रॉम द बुक से रीड करोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा. थर्ड वन इज वर्क स्टडी. अब वर्क स्टडी का मतलब होता है, वर्क स्टडी यू हैव ऑलरेडी, I have not discussed, but this word you have already heard in one of the scientific principle given by Taylor, which is known as science not rule of thumb. इसमें मैंने आपको बताया था कि टेलर ने वर्क स्टडी एनालिसिस को पे फोकस किया है कि वर्क स्टडी एनालिसिस को लेकर के हम चलेंगे जब कोई भी काम करेंगे. तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि वर्क स्टडी एनालिसिस होता क्या है. वर्क स्टडी मीन्स मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम प्रोडक्शन करना, यानी वर्क हमारा ज़्यादा होना. टाइम हम एक टाइम सेटअप कर लेंगे, उस टाइम पे हम काम करना है, लेकिन हमें मेनली फोकस करना है मैक्सिमम प्रोडक्शन पे विद मिनिमम कॉस्ट. अब टेलर ने क्या किया है, यहाँ पे वर्क स्टडी को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. फैटीग, मेथड,
मोशन एंड टाइम, ये 4 चीजें हैं जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। पहली चीज है फैटिग स्टडी। अब यू ऑल नो दैट हर इंसान एक पर्टिकुलर टाइम के बाद काम कर करके एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आता है जब व्हेन ही और शी गेट्स टायर्ड, वो बहुत थक जाता है। तो उस केस के लिए फैटिग स्टडी बनाई गई है टेलर के द्वारा कि फैटिग स्टडी इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन एंड नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल। कितनी बार लेना है, कितने समय के बाद लेना है और कितने रेस्ट इंटरवल्स लेना है। तो ये चीजें हम पढ़ते हैं फैटिग स्टडी में। कमिंग टू सेकंड वन, दैट इज मेथड स्टडी। मेथड स्टडी इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब। काम तो है, अब काम को तो फिनिश करना है, हमें ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, लेकिन यहाँ हम टेलर के बारे में पढ़ रहे हैं और टेलर मेनली फोकस कर रहा है साइंटिफिक पे, यानी साइंस पे। तो साइंस मीन्स यहाँ पे हमें मेथड कौन सा निकालना है, साइंटिफिक मेथड निकालना है। यानी अगर हम खुद किसी ऐसे मेथड पे काम कर सकते हैं, या जो हमारा सबऑर्डिनेट है वो अपने एक्सपीरियंस से हमको बता रहा है, तो उसने साइंटिफिकली उस पर काम किया है, तभी वो हमको मेथड बता रहा है। तो हमें साइंटिफिक मेथड पे काम करना है, ऐसा नहीं कि कोई 10 साल से वो मेथड यूज कर रहा है तो हम भी उस मेथड को यूज करें। साइंटिफिकली हमें काम करना है, तो दैट इज मेथड स्टडी। थर्ड वन इज मोशन स्टडी। इट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट और टू रिड्यूस द टाइम। जैसे कभी कभी क्या होता है, वर्कर्स अननेसेसरी मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। दैट इज कि कोई कभी बात करने के लिए मूव करता है, कोई कहीं जाने के लिए मूव करता है, थोड़े टाइम के लिए उसको फ्रेशन अप होना है। तो इस स्टडी में, मोशन स्टडी में वी विल स्टडी अब 2 मूवमेंट्स होते हैं। वन इज प्रोडक्टिव मूवमेंट्स, जो हमारे काम के लिए हम मूव कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एक जगह से दूसरी जगह उठे रॉ मटेरियल को उठाने के लिए, तो दैट इज प्रोडक्टिव। अब हम अनप्रोडक्टिव की बात करें, अब अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, हम अपने एम्प्लॉय से मिलने के लिए, उससे बात करने के लिए, क्योंकि हम थक गए हैं, तो ये हो गया अपना अनप्रोडक्टिव मूवमेंट। तो ये चीज़ें जो है इसमें एक पता चलती है मोशन स्टडी में कि हम कितनी बार मूव हुए हैं और कितनी चीज़ों से हमें फ़ायदा हुआ है, कितने मूवमेंट्स ऐसे हैं जो हमारे प्रोडक्टिव है और कितने मूवमेंट्स ऐसे हैं जो हमारे अनप्रोडक्टिव है। उसके बाद मोशन स्टडी में एक चीज़ और पढ़ोगे आप कि जो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स हैं उनको हटा देना है पूरे तरीके से, क्योंकि दैट आर अननेसेसरी फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन, फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे मोशन स्टडी में। और द लास्ट है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी में ही दिया है फॉर कैलकुलेटिंग द राइट टाइम ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। टाइम में ही दिया हुआ है, टाइम स्टडी ही पढ़ी जाती है इसलिए कि राइट टाइम हम कैलकुलेट करें कि हमें कितने समय में कौन सी जॉब को परफॉर्म करना है, ताकि हम टारगेट को इजीली अचीव कर पाए। अब टाइम स्टडी में एक चीज़ और आप पढ़ोगे, ये सब चीज़ें आपकी बुक में दी हुई हैं, आई होप यू ऑल विल रीड दिस फ्रॉम द बुक। टाइम स्टडी में एक चीज़ और दी हुई है, एक एफिशिएंट वर्कर और इनएफिशिएंट वर्कर। एफिशिएंट वर्कर क्या होता है, वो अपने रिसोर्सेज को जल्दी से यूटिलाइज करके आउटपुट का प्रोडक्शन कर देता है, और इनएफिशिएंट वर्कर जो होता है जिसको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती तो वो काम नहीं कर पाता। तो दिस इज ऑल अबाउट वर्क स्टडी। वर्क स्टडी में आप लोग क्या पढ़ोगे कि मैक्सिमम प्रोडक्शन करना है एट मिनिमम कॉस्ट। नाउ कमिंग टू फोर्थ वन, दैट इज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। This is also this topic in this technique. First and third technique is most important. Coming to fourth one, that is differential piece wage system. अब जैसे टाइम स्टडी में आपने पढ़ा कि 2 वर्कर्स थे, one is efficient and the other is inefficient. तो efficient और inefficient की जो वर्कर्स हैं, अब differential piece wage system क्या कहता है हमें कि हमें वर्कर्स को उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, उनके काम के अकॉर्डिंग पैसा देना है। क्वालिफिकेशन तो ठीक है, लेकिन उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग पैसा देना है। इससे क्या होगा कि अगर हम कोई वर्कर ज़्यादा काम करेगा, अगर हम उसको अच्छा पैसा देंगे तो वो और ज़्यादा मोटिवेट होगा। अब इसमें 4 चीज़ें आपकी बुक में दी हुई हैं जो मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रही हूँ। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम में क्या दिया है, वी हैव टू कैटेगराइज द वर्कर्स इनटू 2 कैटेगरीज, दैट इज एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट। अब इसमें जो मैं अभी बताने जा रही हूँ वो ये है कि जो एफिशिएंट वर्कर है उन्हें एक्स्ट्रा वेजेस दिए
काम कर रहे हैं, अगर उनको उनके मेहनत का पैसा नहीं मिला तो वो एफिशिएंसी काम नहीं करेंगे, अपनी एफिशिएंसी को यूज करके काम नहीं करेंगे। अब जो इनएफिशिएंट वर्कर्स हैं, इससे क्या होगा, उनको मोटिवेशन मिलेगा। इट विल मोटिवेट द इनएफिशिएंट वर्कर्स टू रिमेन एफिशिएंट। दीज ऑल थिंग्स आर गिवन इन द बुक, रीड क्लियरली। आई होप समझ में आ जाएगा सबको। दीज ऑल टॉपिक्स आर वेरी इजी। एंड द लास्ट वन इज मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन आप लोग पढ़ चुके हो इन द सेकंड प्रिंसिपल ऑफ एफ.डब्ल्यू. टेलर, दैट इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, हर ऑर्गेनाइजेशन में देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ पीपल, वन इज वर्कर ग्रुप्स एंड अदर इज मैनेजमेंट ग्रुप। उन दोनों ग्रुप को अपना जो एटीट्यूड है अपने खुद के लिए चेंज करना होगा। और वर्कर ग्रुप अगर ये सोचता रहेगा कि हमको पैसा नहीं मिल रहा है, या मैनेजमेंट ग्रुप ये सोचता रहेगा कि हम पैसा दे रहे हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। वर्कर्स काम कर रहे हैं, जब वर्कर्स काम कर रहे हैं तभी तो ऑर्गेनाइजेशन अपने टारगेट को अचीव कर रही है। अगर वर्कर्स ही काम नहीं करेंगे तो हम कहाँ से अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। आज एक वर्कर नहीं आएगा तो दूसरा आएगा, काम तो वर्कर्स को ही करना है और मैनेजमेंट को भी उनको कोऑपरेट करके चलना है। दैट इज ऑल अबाउट द मेंटल रिवॉल्यूशन, कि कंप्लीटली चेंज इन एटीट्यूड फॉर ईच अदर। दोनों को एक दूसरे का जो नजरिया है वो बदलना है, तो दैट इज मेंटल रिवॉल्यूशन। अब यहाँ पे हमने ये जो पढ़े हैं साइंटिफिक टेक्निक्स, ये साइंटिफिक टेक्निक्स टेलर ने बनाए हैं फॉर मेकिंग द एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज टू ब्रिंग मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट। Thank you so much. Read all these topics from the book. Coming up with the next video. Thank you.